गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था मनुष्य के अंदर जो वृक्क होता है उसकी आंतरिक संरचना किस प्रकार की होती है, और वृक्क की आंतरिक संरचना हमने पढ़ी थी। उसमें हमने देखा था कि वृक्क की आंतरिक संरचना होगी, उसमें इस प्रकार की संरचना हमने पढ़ी थी कि उसके अंदर की ओर प्रवेश करेगी एक वाहिनी, और एक वाहिनी बाहर की ओर निकलती है। ये एक वाहिनी अंदर की ओर प्रवेश करेगी और प्रवेश करने वाली वाहिनी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। प्रवेश करने वाली जो वाहिनी होगी उस वाहिनी को हम क्या कहते हैं, तो वृक्कीय धमनी कहा जाता है। क्या कहेंगे, वृक्कीय धमनी, जो कि अंदर की ओर प्रवेश करती है, रीनियल आर्टरीज होती है। जबकि एक बाहर की ओर निकलती है और बाहर की ओर संरचना निकलती है, उसे हम क्या कहते हैं, वृक्कीय सिरा कहा जाता है। तो बाहर की ओर निकलेगी और संरचना को हम क्या कहेंगे, वृक्कीय सिरा कहा जाता है। तो वृक्कीय सिरा होगी वो बाहर की ओर निकलेगी, वृक्कीय धमनी होती है वह अंदर की ओर प्रवेश करती है। इसके अतिरिक्त मूत्र वाहिनियां होती है, यह बाहर की ओर निकलती हैं। तो इस प्रकार से बाहर की ओर निकलेगी वह संरचना कौन सी होगी, मूत्र वाहिनी होती है। ये मूत्र वाहिनी बाहर की ओर निकलती है, और मूत्र वाहिनी होगी वो पीछे के भाग में उपस्थित होती है, जहाँ पर क्या उपस्थित होते हैं, तो आप ध्यान देंगे जहाँ पीछे की ओर का भाग उपस्थित होता है, जहाँ पेल्विस उपस्थित और वृक्कीय श्रोणी उपस्थित होती है। पेल्विस होगा, वृक्कीय श्रोणी होगा, वो बहुत सारे कैलिक्स भाग में मिलकर के बनी हुई होती है। अब उसके बाद में हमने पढ़ा था कि जो वृक्क की आंतरिक संरचना होती है उसमें दो मुख्य भाग होते हैं। एक भाग होता है वो बाहर की ओर क्या होगा, तो आप देखेंगे कि बाहर की ओर भाग होता है वल्कुट भाग, भीतर की ओर उपस्थित होता है जिसे हम कॉर्टेक्स भाग कहा जाता है। तो ये वल्कुट भाग और बाहर की ओर क्या उपस्थित होगा, तो बाहर की ओर होगा वल्कुट, क्लियर है। भीतर की ओर क्या उपस्थित है, मध्यांश उपस्थित होता है। और वल्कुट भाग होता है, उसमें वल्कुट भाग होगा वो बाहर की ओर उपस्थित होता है, और वल्कुट भाग के अंदर की ओर क्या उपस्थित होगा, तो अंदर की ओर उपस्थित होते हैं, और वह आपको देखता है पिरामिड उपस्थित होते हैं, जिसे हम रीनियल पिरामिड कहा जाता है या मेडुलरी पिरामिड कहते हैं। तो इस प्रकार से पिरामिड भाग पिरामिड के अंदर की ओर वल्कुट ढल जाता है, और अंदर की ओर दसवीं संरचना होती है, उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है बटनी के स्तंभ कहा जाता है। बटनी के स्तंभ कहा जाता है, अंदर की ओर दसवीं संरचनाएं होती है, जो कि वल्कुट का भाग होता है, परंतु किसके अंदर दसवीं रहती है, इन पिरामिड के बीच बीच में 10वां भाग होता है, उसे हम क्या कहेंगे, बटनी के स्तंभ कहा जाता है। फिर उसके बाद में हमने देखा था कि इनमें जो है वो कौन सी संरचना उपस्थित होती है, नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। यानी यहाँ पर जो पिरामिड उपस्थित होता है उस पिरामिड से साथ में जुड़ी हुई क्या उपस्थित होती है, नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। अब उसके बाद में हम पिरामिड की संरचना की सही एक बार समझने की कोशिश करते हैं। आप केवल यहाँ इमेजिन करके और समझना आपको कि किस प्रकार की संरचना होती है वो उपस्थित होती है, यानी इसका जो संरचना किस प्रकार की होती है। तो मैं केवल यहाँ का एक अकेला भाग लेकर के और उसकी संरचना बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ का भाग लेकर के। और इस प्रकार से देखेंगे तो बाहर की ओर तो क्या उपस्थित है, बाहर की ओर संपुट उपस्थित है, यानी बाहर की ओर तो क्या उपस्थित होगा, तो आप ध्यान देंगे इसके बाहर की ओर होता है वह रीनियल संपुट उपस्थित होगा। वल्कुट का क्या होता है, संपुट उपस्थित होता है। वल्कुट का यहाँ अपन कहेंगे वृक्क संपुट उपस्थित होता है, वृक्क संपुट या कैप्सूल उपस्थित होता है। वृक्क संपुट या कैप्सूल होता है, उसके अंदर का भाग होगा वो पूरा भाग होता है, वो कौन सा हो जाएगा, कॉर्टेक्स भाग होता है। उसके अंदर का भाग होगा उसे हम कॉर्टेक्स कहेंगे। अब उसके बाद में देखिए यहाँ का भाग है वो आपको ध्यान रखना है कौन सा हो जाएगा, तो ये इस प्रकार से जो है वो एक स्तंभ है, यानी मैं एक स्तंभ की संरचना यहाँ पे बना रहा हूँ। ये इस प्रकार की संरचना है, यानी ये एक स्तंभ है, पिरामिड है। कौन सा पिरामिड हो जाएगा, मेडुलरी पिरामिड, यानी मेडुलरी भाग है, ये ऊपर का भाग हो जाएगा वल्कुट, ये भाग है मेडुला, और मेडुला भाग होता है उसके अंदर आप ध्यान देंगे तो बहुत सारे क्या उपस्थित होते हैं, तो नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। तो ये पिरामिड भाग हो गया। और पिरामिड भाग होता है वो नीचे की ओर इस प्रकार से खुलेगा, और वो किसमें खुलेगा, तो ये इस प्रकार की संरचना होगी, इसमें खुलेगा, और उसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये खुलेगा जिस संरचना में उसे कहते हैं कैलिक्स, क्या कहेंगे, कैलिक्स में खुलते हैं। और कैलिक्स होंगे ये माइनर कैलिक्स, बहुत सारे माइनर कैलिक्स मिलकर के और मेजर कैलिक्स का निर्माण करेंगे, और मेजर कैलिक्स होगा वो पीछे की ओर खुलेगा, और किसमें खुलेगा, तो आपको देखता है बेलिनाई की वाहिनी, यानी बेलिनाई की वाहिनी होती है उस वाहिनी में खुलते हैं, बेलिनाई की वाहिनी में। और बेलिनाई की वाहिनी होगी वो आगे जाकर कौन से भाग में, वृक्कीय श्रोणी भाग में खुलती है, यानी वृक्कीय श्रोणी भाग होगा जिसे हम पेल्विस कहते हैं, वृक्कीय श्रोणी भाग में, और वृक्कीय श्रोणी होगा वो आगे जाकर मूत्र वाहिनी में खुलता है, मूत्र वाहिनी होगी वो मूत्राशय में खुलती है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में देखिए इसके अंदर की ओर क्या उपस्थित होता है, तो इसके अंदर की ओर की संरचना होगी वहां पर उपस्थित होता है कौन सा भाग, यानी ये जो नेफ्रॉन्स होते हैं वो बहुत सारे नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। मैं एक नेफ्रॉन्स की संरचना बनाऊं, ये आप ध्यान देंगे तो इस प्रकार की संरचना होगी वह नेफ्रॉन्स है। और नेफ्रॉन्स होता है उसका ये भाग वोमेन संपुट हो गया, और वोमेन संपुट कब शेप की आकृति का होता है, वोमेन संपुट के बाद में ये भाग होगा वह
आप ध्यान देंगे वोमेन संपुट के अंदर की ओर एक वाहिनी आती है और उस वाहिनी को धमनी के रूप में आएगी और उसे आने वाली धमनी को हम क्या कहते हैं, अभिवाही धमनी कहते हैं। यहाँ से निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, अपवाही धमनी कहा जाते हैं। तो ये आती है उस धमनी को हम अभिवाही धमनी कहेंगे, अभिवाही धमनी। और बाहर की ओर निकलती है उसे हम क्या कहेंगे, अपवाही धमनी कहा जाता है। अपवाही धमनी बाहर की ओर निकलती है। ये यहाँ पर आपको देखता है शुद्ध रुधिर होगी, वह शुद्ध रुधिर लाती है। ऑक्सीजनेट शुद्ध रुधिर होता है, उस रुधिर को लाती है जिसमें यूरिया उपस्थित होती है और सबसे पदार्थ युक्त जो रुधिर होता है वो आता है। अब रुधिर आने के बाद में ये रुधिर होगा वो किसमें प्रवेश कर जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है इस जो है वोमेन संपुट के अंदर प्रवेश कर जहाँ निस्यंदन की क्रियाविधि संपन्न होगी। और निस्यंदन क्रिया संपन्न होने के बाद में ये किसमें खुलेगा, पीसीटी में खुलता है। पीसीटी के बाद में ये भाग होगा और वो कौन सा भाग होता है, हेनले का लूप होता है। ये भाग होगा वो पूरा भाग कौन सा हो जाएगा, हेनले का लूप। और हेनले का लूप होता है वो आगे जाकर किसमें खुलेगा, दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है। और ये दूरस्थ कुंडलित नलिका होगी वह आगे जाकर के किसमें खुलती है, तो आप ध्यान देंगे ये इस प्रकार से बहुत सारी नलिका नुमा संरचना उपस्थित होगी। और ये नलिका नुमा संरचना उपस्थित होती है जिसे हम संग्राहक नलिका, ये दूरस्थ कुंडलित नलिका होगी डीसीटी, ये हेनले का लूप हो गया, हेनले का लूप, हेनले का लूप। और उसके बाद में ये संरचना है ये कौन सी, संग्राहक नलिका है। तो इस प्रकार से संग्राहक नलिका होगी वो खुलेगी यहाँ पर, जो किस भाग में खुलती है, तो आपको लगता है पिरामिड के मेडुलरी भाग में खुलती है। और पिरामिड की मेडुलरी भाग इसी प्रकार से यहाँ से संग्राहक नलिका और आकर खुलेगी और बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं होती है वो आकर खुलेगी और मिलकर के और किसका निर्माण करती है, तो आप ध्यान देंगे कैलिक्स का। और कैलिक्स होगा यानी बहुत सारे मिलकर के बेलिनाई की वाहिनी, और बेलिनाई की वाहिनी कैलिक्स में खुलेगी, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, और उसके वृक्कीय श्रोणी में, और वृक्कीय श्रोणी की मूत्रवाहिनी के द्वारा बाहर की ओर निकलती है। तो इस प्रकार से संरचना होगी, वह संरचना हमें ध्यान रखना है। अब ये जो भाग है उसमें से आप देखेंगे कि जो पीसीटी होता है यह डीसीटी एवं आपको देखना है जो वोमेन संपुट होता है एवं ग्लोमेरुलस होता है, वोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस, इसके अंदर शाखाओं बंटेगी और इससे किसका निर्माण हो जाएगा, ग्लोमेरुलस का। और ग्लोमेरुलस और वोमेन संपुट होगा, यह भाग है वह भाग आपको ध्यान रखना है किसमें उपस्थित होते हैं, तो ये वल्कुट भाग में उपस्थित होते हैं। जबकि दूसरी संरचना होगी वो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, यानी हेनले का लूप एवं जो है वह संग्रह नलिका होगी, वह संग्रह नलिका और हेनले का लूप होगा वह भाग होगा, ये दोनों भाग किसमें उपस्थित होते हैं, तो आप ध्यान देंगे मेडुला भाग के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। अब हम उसके बाद इसकी डिटेल संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम अगला देखेंगे कि नेफ्रॉन की संरचना किस प्रकार की होती है, स्ट्रक्चर्स किस प्रकार की होती हैं। नेक्स्ट अगली हम बात करेंगे नेफ्रॉन की संरचना के बारे में। तो ध्यान दीजिए नेफ्रॉन होता है, यह नेफ्रॉन हमने पढ़ा है कि डंडेनुमा संरचनाएं जो दिखाई देती हैं उसे नेफ्रॉन कहेंगे। और जो नेफ्रॉन है उस नेफ्रॉन को वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती हैं, वह संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी संरचना होती है, तो आप ध्यान देंगे वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वह नेफ्रॉन्स होती हैं। यानी फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ किडनी किसे कहेंगे, तो आप क्या ध्यान देंगे, नेफ्रॉन्स को कहा जाता है। और प्रत्येक किडनी में इनकी संख्या, प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या होती है वह कितनी होती है, तो प्रत्येक वृक्क में इनकी संख्या होगी वह 10 से 12 लाख होती है। तो इनकी संख्या होगी वो 10 से 12 लाख होती है, वो प्रत्येक किडनी के अंदर होती है। तो प्रत्येक किडनी या वृक्क में इनकी संख्या होगी 10 से 12 लाख होती है। और आप देखेंगे कि जो नेफ्रॉन्स होते हैं, यह नेफ्रॉन होगा वो निम्नलिखित अंगों से मिलकर के बना होता है, यानी निम्न अंगों से मिलकर के बना होता है। नेफ्रॉन्स होगा वो निम्न अंगों से मिलकर बना होता है। सबसे पहला अंग हमें ध्यान रखना है, वो कौन सा ध्यान रखना है, मेलपिंगी काय ध्यान रखना है। पहला अंग होगा वो कौन सा होगा, मेलपिंगी काय, या जिसे मेलपिंगियन बॉडी कहेंगे, तो मेलपिंगी काय या मेलपिंगियन बॉडी। और ये मेलपिंगी काय होता है दो संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। एक संरचना हमें ध्यान रखनी है वो कौन सी हो जाएगी, वोमेन संपुट, और दूसरी संरचना होती है वो कौन सी हो जाएगी, तो पहली संरचना वोमेन संपुट, और दूसरी संरचना हमें कौन सी ध्यान रखनी है, वोमेन संपुट के बाद में सेकेंड संरचना वो कौन सी हो जाएगी, ग्लोमेरुलस। इन दो संरचनाओं से मिलकर के और किसका निर्माण होता है, मेलपिंगी काय का निर्माण होता है। उसके बाद में दूसरी संरचना होगी वह कौन सी होती है, तो आप समीपस्थ कुंडलित नलिका होती हैं। आप ध्यान दीजिए समीपस्थ कुंडलित नलिका बीच का भाग है जिसे हम गिरवा कहते हैं, और उसके बाद में भाग होगा उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको जानते हैं समीपस्थ कुंडलित नलिका या प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब कहा जाता है, पीसीटी जिसे हम शॉर्ट में कहेंगे, प्रॉक्सिमल डिस्टल ट्यूब, पीसीटी।
तो ये हमें ध्यान रखना है। तीसरा भाग होगा जिसे हम हेनले का लूप कहा जाता है। तो तीसरा भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, हेनले का लूप कहा जाता है। और चौथा भाग होगा जिसे हम क्या कहेंगे, तो आपको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका कहा जाता है। तो दूरस्थ कुंडलित नलिका हो जाएगा, वह कौन सा भाग हो जाएगा, फोर्थ भाग होता है DCT, डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्स जिसे कहा जाता है। और आप ध्यान देंगे पांचवा भाग होता है जिसको हम किसका भाग नहीं मानते हैं, तो नेफ्रॉन्स का भाग नहीं मानेंगे, उस भाग को हम कहते हैं संग्राहक नलिका। वैसे नेफ्रॉन से जुड़े हुआ है, बहुत सारे नेफ्रॉन्स के जुड़ी हुई रहती हैं, इसलिए यह एक नेफ्रॉन्स का भाग नहीं होगा, संग्राहक नलिका होगी, वह आपको ध्यान रखना है। इस प्रकार से होती है कलेक्टिव जो ट्यूब्स होगी, वह आपको ध्यान रखना है, पांचवा भाग होता है। इन भागों से मिलकर के और किसका निर्माण होता है, मनुष्य के अंदर नेफ्रॉन्स का निर्माण होता है। अब हम सबसे पहली बात करेंगे किसकी, मेलपिंगी काय की। तो आप देखेंगे कि मेलपिंगी काय होता है, ये निस्यंदन का कार्य करता है। और मेलपिंगी काय होगा वो किस भाग में उपस्थित होता है, तो ये भाग है, इससे ऊपर का पूरा भाग ये वल्कुट क्षेत्र में उपस्थित है। कौन से क्षेत्र में उपस्थित है, वल्कुट भाग है, ये पूरा भाग है। ये कौन सा भाग हो जाए, वल्कुट या कॉर्टेक्स भाग है, उस वल्कुट भाग में उपस्थित होता है। और यह जो मेलपिंगी काय होगा ये दो संरचनाओं से मिलकर के बना होता है। एक आप ध्यान देंगे बोमेन संपुट, और दूसरी संरचना होती है वो कौन सी हो जाएगी, ग्लोमेरुलस। इन दो संरचनाओं से मिलकर के और किसका निर्माण होता है, तो आप ध्यान देंगे मेलपिंगी काय का निर्माण होता है। सबसे पहली बात करेंगे बोमेन संपुट का। जो कप शेप की आकृति दिखाई देती है, यह कप शेप की आकृति होती है, उसे हम बोमेन संपुट कहते हैं। वृक्क नलिका के अंदर कप शेप की आकृति होती है, यानी कप के आकार की संरचना होती है, उसे हम बोमेन संपुट कहा जाता है। तो बोमेन संपुट कैसे कहेंगे, कप शेप की आकृति होती है। अब ध्यान दीजिए बोमेन संपुट होता है ये द्विस्तरीय होता है। किस प्रकार का होगा, द्विस्तरीय होता है, दो स्तरों से बनी हुई होती है। तो ये द्विस्तरीय होगा, डबल लेयर्स होता है। और ध्यान दीजिए बोमेन स्तर में सबसे ये देखिए बाहर का ये स्तर होता है, ये इस प्रकार से बाहरी स्तर हो गया। और बाहरी स्तर होता है वह सरल सल की उपकला का बना होता है। तो किससे बना होगा, सरल सल की उपकला से बना होता है। तो इस प्रकार से बाह्य स्तर होगा वह सरल सल की उपकला से निर्मित होता है। तो आप ध्यान देंगे कितने स्तरों से बना होता है मेलपिंगी काय, दो स्तरों से। बाहर का स्तर होगा वह सरल सल की उपकला से बना हुआ होता है, जबकि इसके भीतर का स्तर होता है आंतरिक जो स्तर होगा, उस आंतरिक स्तर में विशेष प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं। इन विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रवर्ध उपस्थित होते हैं। ये प्रवर्ध युक्त कोशिकाएं होती हैं। और इन प्रवर्ध युक्त कोशिकाएं होती हैं, यानी प्रवर्ध या पाद समान संरचना है, तो इसे हम पादाणु कहते हैं या पोडोसाइट कहा जाता है। पाद को हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट। तो इस प्रकार से प्रवर्ध साइट कोशिकाएं आपस होती हैं, प्रवर्ध समान जो कोशिकाएं आपस होगी उसे हम क्या कहते हैं, पोडोसाइट कहते हैं, या इसे हम पदाणु के नाम से जाना जाता है। तो इसे हम पोडोसाइट या क्या कहेंगे, पदाणु कहेंगे। प्रवर्धनुमा संरचनाएं उपस्थित होती हैं। और इन प्रवर्धनुमा संरचनाएं जो आंतरिक स्तर के अंदर उपस्थित होती हैं, उन आंतरिक स्तर में प्रवर्धनुमा संरचना उपस्थित होती है, इसमें बहुत सारे छिद्र उपस्थित होते हैं। और जो कि आपको ध्यान रखना है, ये जो बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस के छिद्र होते हैं, उन छिद्रों के साथ मिलकर के और एक परत का निर्माण करेंगे जिसे ग्लोमेरुलस कला कहा जाता है। पतली कला होती है, ग्लोमेरुलर कला कहा जाता है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है, ग्लोमेरुलर कला का निर्माण करते हैं। तो पहला भाग कौन सा हो गया, बोमेन संपुट। इसमें आप क्या ध्यान देंगे कि वृक्क नलिका या नेफ्रॉन्स की प्रारंभिक संरचना जो कप के आकार की होती है उसे बोमेन संपुट कहा जाता है। बोमेन संपुट होता है, इसकी भित्ति होती है द्विस्तरीय होती है, द्विस्तरीय कला से घिरी हुई रहती हैं। इसका जो बाहरी स्तर होता है वह सरल सल की उपकला से बना हुआ होता है, जबकि भीतरी स्तर होता है उसमें कोशिका उपस्थित होती हैं। वे विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें पोडोसाइट या पदाणु कहा जाता है। ये पोडोसाइट या पदाणु होती है, प्रवर्धयुक्त कोशिकाएं होती है तथा इसमें छिद्र पाए जाते हैं। इनके प्रवर्ध एवं छिद्र होते हैं वह जो यहाँ आती है वाहिनी धमनी, उस धमनी या केशिकाएं होती हैं, उन केशिकाओं के साथ मिलकर के और एक कला का निर्माण करते हैं जिसे हम ग्लोमेरुलस कला कहा जाता है, जो निस्यंदन में सहायक होती है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब दूसरा भाग हमें ध्यान रखना है कौन सा, ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस में आपको ध्यान रखना है बोमेन संपुट की गुहा का अंदर जो भाग उपस्थित है, इस गुहा के अंदर का ये पूरा भाग है, उसे हम किस नाम से जानते हैं, ग्लोमेरुलस के नाम से जानते हैं। ग्लोमेरुलस होगा वो किससे बनता है, तो आप ध्यान दीजिए यह वृक्कीय धमनी जो कि वृक्क के अंदर प्रवेश करती है, और वृक्क के अंदर प्रवेश करने के बाद में वृक्कीय धमनी होगी, उसकी शाखा होती है जो कि इस बोमेन संपुट की गुहा के अंदर प्रवेश करती है, उसे हम क्या कहेंगे, तो आपको ध्यान रखना है अभिवाही। इस भाग को हम कहेंगे अभिवाही धमनी, अभिवाही धमनी कहा जाता है। अभिवाही धमनी होगी अंदर की ओर प्रवेश करती है। और अभिवाही धमनी या जिसे हम क्या कहेंगे एफेरेंट
आर्टेरियोल्स। तो इस प्रकार से आप ध्यान देंगे एफरेंट आर्टेरियोल होते हैं, वह आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की संरचना होगी। तो एफरेंट आर्टेरियोल्स होती है वह संरचना होगी जिसको अंदर की ओर प्रवेश करती है, जिनका व्यास अधिक होता है, और ये इससे बाहर निकलने वाली वाहिका होती है जिसे हम क्या कहते हैं, तो आपको ध्यान रखना, बाहर निकलने वाली होगी उससे हम कहेंगे अपवाही धमनी। तो बाहर की ओर निकलती है वो अपवाही धमनी, और अंदर की ओर प्रवेश करती है वो कौन से, अभिवाही धमनी। यहाँ से जो प्रवेश करती है अभिवाही धमनी, यह अभिवाही धमनी इस वोमेन संपुट के अंदर प्रवेश करने के बाद में 50 से अधिक शाखाओं में विभक्त हो जाती है। 50 शाखाओं में विभक्त हो जाती है, और शाखाओं युक्त जो संरचना बनेगी, इस संरचना को ही हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहा जाता है। तो आप ध्यान देंगे कि वोमेन संपुट की गुहा के अंदर अभिवाही धमनी प्रवेश करती है तथा अपवाही धमनी बाहर की ओर निकलती है। अभिवाही धमनी प्रवेश करने के बाद में 50 से अधिक शाखाओं में विभक्त हो जाती है, और विभक्त होकर के किसका निर्माण करती है, ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है, और बाहर की ओर निकलती है उस वाहिनी को हम क्या कहेंगे, अपवाही धमनी कहा जाता है। और अपवाही धमनी का व्यास होता है अभिवाही धमनी के व्यास से कम होता है, जिसके कारण से निस्यंदन की प्रक्रिया में सहायक होती है। इनकी केशिकाओं में छिद्र उपस्थित होते हैं, और छिद्र होंगे वो निस्यंदन की क्रियाविधि को बढ़ाने में सहायक होते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है। पहली संरचना हो जाएगी कौन सी, मेलपिंगिका है। अब ये अभिवाही धमनी है, वो बाहर निकलने के बाद में आपको देखना है कई शाखाओं में क्या हो जाएगी, बंट जाएगी, और शाखाओं में बंटने के बाद में इस जो वृक्क नलिका हैं उनके चारों ओर लपटी हुई उपस्थित होती है, और वृक्क नलिकाओं के चारों ओर जाल का निर्माण करेगी, जिसे हम पेरीट्यूबुलर जाल कहा जाता है। पेरीट्यूबुलर जाल को जाल होगा, यह जाल मिलकर के और वासा रेक्टा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से किसका निर्माण करेगा, वासा रेक्टा का निर्माण करता है। इस वासा रेक्टा के अतिरिक्त एक और आपको रक्ता जाल उपस्थित होता है, और जिसे जक्स्टा ग्लोमेरुलस कहा जाता है। और जक्स्टा ग्लोमेरुलस होगा वह अपैरेटस, कुछ जो होते हैं उन जो स्तंभ होंगे उनके अंदर उपस्थित होते हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब उसके बाद में दूसरी संरचना हमें ध्यान रखनी है, और दूसरी संरचना कौन सी हो जाएगी, समीपस्थ कुंडलित नलिका। समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, यह आपको रखना है जो वोमेन संपुट की गुहा होगी वह गिरवा भाग में खुलेगी, और गिरवा भाग होता है उसके अंदर की उपकला होती है वह रोमाभी उपकला होती हैं। फिर उसके बाद में यह रोमाभी उपकला युक्त संरचना होगी वह आगे जाकर खुलेगी, वो किस में खुलेगी, समीपस्थ कुंडलित नलिका में खुलती है। यह समीपस्थ कुंडलित नलिका होगी लंबी, अत्यधिक कुंडलित, मोटी भित्ति युक्त संरचना उपस्थित होती है, जो कि वलकुट के भाग में उपस्थित होती है। यानी जो भाग होता है किसका, वृक्क का, जो वृक्क होगा उस वृक्क के अंदर जो पिरामिड्स उपस्थित होते हैं, उस पिरामिड के जो बाहर का भाग होता है उसे हम वलकुट भाग कहेंगे। उस वलकुट भाग के अंदर ये उपस्थित होती हैं, तो वलकुट भाग में उपस्थित होती हैं। और समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, उसके अंदर की जो भित्ति होती है वह भित्ति सरल घनाकार उपकला से बनी हुई होती है। ध्यान दीजिए किससे बनी होती है, सरल घनाकार उपकला से बनी होती है। तो ये समीपस्थ कुंडलित नलिका के अंदर सरल घनाकार उपकला होगी, और इसके अंदर सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाएंगे, सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, जो मिलकर के ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। यानी इसके अंदर इस प्रकार से क्या पाए जाएंगे, बहुत सारे उपकला होती है, वो सरल घनाकार उपकला होती है, और इस सरल घनाकार उपकला होती है उसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, सूक्ष्मांकुर उपस्थित होते हैं। और सूक्ष्मांकुर उपस्थित होकर के और ये किसका निर्माण करते हैं, ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रश बॉर्डर होगा वो इसमें उपस्थित होता है। तो ब्रश बॉर्डर का निर्माण करेंगे वह किसमें होता है, तो आप ध्यान देंगे समीपस्थ कुंडलित नलिका में। देखो समीपस्थ कुंडलित नलिका के अतिरिक्त दूरस्थ कुंडलित नलिका होती है, उसके अंदर भी जो उपकला होती है वह सरल घनाकार उपकला होती है। कैसी उपकला होती है, सरल घनाकार उपकला होती है। परंतु डिफरेंस यहाँ ये ध्यान रखना है कि यहाँ आपकी सरल घनाकार उपकला होती है उसमें प्रवर्त या सूक्ष्मांकुर उपस्थित नहीं होते हैं, और सूक्ष्मांकुर उपस्थित नहीं होने के कारण से यह भाग होगा, इस भाग के द्वारा ब्रश बॉर्डर का निर्माण नहीं किया जाएगा। तो आप डिफरेंस दूरस्थ कुंडलित नलिका और समीपस्थ कुंडलित नलिका, इनके अंदर भी उपकला होगी वो कैसी होगी, तो आपको देखना है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम होती है, ये हमें ध्यान रखना है। और जो सरल घनाकार उपकला होती है वह उपस्थित होती हैं, परंतु इसमें डिफरेंस ये ध्यान रखना है कि इसके अंदर सूक्ष्मांकुर उपस्थित नहीं होते हैं। सूक्ष्मांकुरों का क्या होता है, अभाव होता है, सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना है। फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है, इसमें 2/3 निस्यंदन
जो पुनर्अवशोषण होता है, हम पढ़ेंगे कि मूत्र निर्माण की क्रियाविधि में 3 मुख्य प्रोसेस होते हैं, निस्यंदन, पुनर्अवशोषण एवं स्त्रवण। इसमें से 2/3 जो पुनर्अवशोषण होता है वो किस भाग से हो जाता है, तो इस भाग से हो जाता है, क्योंकि इसमें सूक्ष्मांकुर उपस्थित जो अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं। तो यह हमें ध्यान रखना, दूसरा भाग हो जाएगा समीपस्थ कुंडलित नलिका। अब तीसरा भाग हमें ध्यान देंगे, और तीसरा भाग कौन सा उपस्थित, हेनले का लूप। यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा भाग है, ये जो यू शेप की आकृति होती है, उस यू शेप की संरचना होती है, यानी यू आकार की संरचना होती है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं, तो आपको देखते हैं हेनले का लूप कहा जाता है। ध्यान दीजिए, हेनले का लूप होता है, यह यू आकार का होता है। एनसीईआरटी की एक लाइन आप ध्यान रख सकते हो, हेयर पिन के समान होता है। आप देखेंगे कि हेयर में जो पिन लगाते हैं लेडीज, उन पिन के समान संरचना इनकी दिखाई देती है। तो इस प्रकार से हेयर पिन के समान इनकी संरचना होती है। तो यह हेयर पिन या यू आकार की संरचना होती है। H फॉर हेनले, H फॉर हेयर पिन। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं कि हेयर पिन के समान इनकी संरचना होती है। और इसमें 2 भाग होते हैं, एक भाग होगा जो नीचे की ओर जा रहा है, ये भाग क्या हो गया, अवरोही। कौन सा भाग हो जाएगा, अवरोही। और दूसरा भाग होता है वह कौन सा हो जाएगा, ऊपर की ओर है, तो इस भाग को हम क्या कहेंगे, आरोही कहा जाता है। तो 2 भाग हो जाएंगे, एक तो कौन सा होता है, अवरोही भाग, और दूसरा कौन सा भाग होता है, आरोही भाग होता है। तो इनकी संरचना होती है हेनले के लूप की, वह हेयर पिन के समान होती है। और एक भाग होगा वो कौन सा, अवरोही, दूसरा भाग कौन सा, आरोही होता है। इसमें से अवरोही भाग होता है, इसकी उपकला होती है, वह आपको जानना है, यानी इसमें अवरोही भाग होगा, उस अवरोही भाग की उपकला होती है वह सरल सल की उपकला होती है। किस प्रकार की उपकला होगी, सरल सल की उपकला होती है, ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें से अवरोही भाग होगा, उसके अंदर उपकला होती है, वो किस प्रकार की होती है, सरल सल की उपकला होती है। जबकि इनके अंदर आरोही भाग होगा, उस आरोही भाग की उपकला होती है वह सरल घनाकार उपकला होती है। किस प्रकार की उपकला होगी, सरल घनाकार उपकला होती है, उस उपकला से निर्मित होती है। तो अंदर की संरचना होगी सरल घनाकार उपकला से निर्मित होती है, वो किस भाग की, आरोही भाग की होती है। तो इसके 2 भाग होंगे, एक तो कौन सा भाग हो जाएगा, अवरोही, और दूसरा भाग अवरोही होता है। और आरोही भाग होगा, यह आरोही भाग आगे जाकर किस में खुलता है, तो दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है या डीसीटी में खुलता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका या डीसीटी होगी, उसकी उपकला होती है वो किस प्रकार की होती है, सरल घनाकार उपकला होती है। तो इसकी उपकला होगी वह किस प्रकार की होती है, सरल घनाकार उपकला होती है। परंतु इसमें सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं, यानी सूक्ष्मांकुर होते हैं उनका क्या होता है, अभाव होता है, इसमें सूक्ष्मांकुर नहीं पाए जाते हैं। तो समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका में ये मुख्य रूप से आपको डिफरेंस ध्यान रखना है कि दूरस्थ कुंडलित नलिका होगी उसमें सूक्ष्मांकुरों का अभाव होता है। अब उसके बाद में ध्यान दीजिए कि ये दूरस्थ कुंडलित नलिका और समीपस्थ कुंडलित नलिका, ये दोनों भाग तो कहाँ पर उपस्थित होते हैं, तो आपको ना कवलकुट भाग में। जबकि हेनले का लूप होता है, ये किस भाग में उपस्थित होता है, कॉर्टेक्स भाग में उपस्थित होता है। जो मेडुलरी पिरामिड्स होते हैं उस मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर उपस्थित होते हैं। अब मेडुलरी पिरामिड्स के अंदर इनके अतिरिक्त एक संरचना और उपस्थित होगी, जिससे हम क्या कहेंगे, संग्राहक नलिका। और इस संग्राहक नलिका होती है, इस संग्राहक नलिका बहुत सारी जो दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं होगी वह आकर के खुलती हैं। तो बहुत सारी दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं होती हैं, वह आकर के किस भाग में खुलती हैं, संग्राहक नलिका में खुलती हैं। और एक संग्राहक नलिका होगी, ये बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं आपस में मिल जाएगी। अब देखो बहुत सारी आपको ध्यान रखना है क्या आकर खुलती है, दूरस्थ कुंडलित नलिकाएं, और एक संग्राहक नलिका का निर्माण करेगी। और संग्राहक नलिका होती है, उसके अंदर भी उपकला होती है, वह सरल घनाकार उपकला होती है। और यह संग्राहक नलिका होगी वो आगे जाकर किस में खुलती है, तो आप ध्यान देंगे बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं मिलकर के और बेलेनाई की वाहिनी का निर्माण करते हैं, डक्ट ऑफ बेलेनाई का निर्माण करते हैं। तो बेलेनाई की वाहिनी का निर्माण करते हैं। तो बहुत सारी आप ध्यान देंगे बेलेनाई की वाहिनी का निर्माण करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि बहुत सारी जो संग्रह नलिका है वह संग्राहक नलिकाएं मिलकर के बेलेनाई की वाहिनी का निर्माण करती है। और ये बेलेनाई की वाहिनी होगी वह आगे जाकर के और खुलती है, वो कैलिक्स भाग में खुलती है। और कैलिक्स होगा जिसमें पहले माइनर कैलिक्स, फिर उसके बाद में मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स होंगे वो आगे जाकर के पेल्विस या वृक्कीय श्रोणी भाग में खुलती है। और जो पेल्विस या वृक्कीय श्रोणी भाग होता है वह श्रोणी भाग आगे जाकर के मूत्र वाहिनी के रूप में वृक्क से बाहर की ओर निकलता है। तो इस प्रकार से ये पूरी संरचना होगी, उसे हम क्या कहेंगे, नेफ्रॉन्स कहा जाता है। तो आपको पूछा जाए नेफ्रॉन्स में कितने भाग होते हैं, तो आप ध्यान देंगे नेफ्रॉन्स में मुख्य रूप से मेलपिंगी काय होगा। और मेलपिंगी अर्थात नलिकीय संरचना होती है जिसमें 3 नलिकाएं आपको जानते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप एवं दूरस्थ कुंडलित नलिका। जबकि संग्राहक नलिका होती है उसको हम नेफ्रॉन्स का भाग न मान करके बहुत सारे नेफ्रॉन्स होते हैं वो मिल करके और संग्राहक नलिका का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार से संग्राहक नलिका हमें ध्यान रखना है। तो एक बार से क्विक रिवीजन आप ध्यान रख लीजिए कि मनुष्य के अंदर जो नेफ्रॉन्स होता है उसकी संरचना किस प्रकार की होती है। सवाल इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है
कि नेफ्रॉन्स होता है वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक होते हैं। प्रत्येक वृक्क होता है उसके अंदर 10 से 12 लाख नेफ्रॉन्स उपस्थित होते हैं। और नेफ्रॉन्स होता है उसकी संरचना होती है, उसमें निम्नलिखित भाग होते हैं। मेलपिंगिकाएं जिसमें बोमेन संपुट एवं ग्लोमेरुलस शामिल है, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लोब, दूरस्थ कुंडलित नलिका और संग्राहक नलिका होती है, मिलकर के नेफ्रॉन्स का निर्माण करती है। आपको अलग से सवाल पूछा जाए तो संग्राहक नलिका को आप एक नेफ्रॉन्स का भाग नहीं मान सकते हैं, तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में आप देखिए सबसे पहले मेलपिंगिकाएं। मेलपिंगिकाएं में 2 भाग होते हैं, बोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस। बोमेन संपुट होगा द्विस्तरीय होता है, कप के आकार का होता है, इसके बाहरी जो स्तर होता है वो सरल सल की उपकला से बना होता है, भीतर का स्तर होता है वो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होता है जिन्हें पोडोसाइट या पदाणु कोशिकाएं कहते हैं। और इन पदाणु कोशिकाओं में प्रवर्ध उपस्थित होते हैं, ये प्रवर्ध होंगे रुधिर वाहिनियों के छिद्रों के साथ मिलकर के और एक कला का निर्माण करते हैं जिसे ग्लोमेरुलस कला कहा जाता है, जो निस्यंदन में सहायक होती है। फिर उसके बाद ग्लोमेरुलस, तो आप ध्यान, अभिवाही धमनी होती है जो कि वृक्कीय धमनी की एक शाखा होती है, वह शाखा आकर के और किसमें खुलती है, बोमेन संपुट में आकर के खुलती है, बोमेन संपुट की गुहा में आकर खुलती है और यहाँ आकर के कई शाखाओं में बन जाती हैं और ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। और इससे निकलने वाली शाखा होती है उसे हम क्या कहते हैं, अभिवाही धमनी कहा जाता है। अभिवाही धमनी होगी वो बाहर की ओर निकलने के पश्चात में कई शाखाओं के रूप में बन जाती है और कई शाखाओं के रूप में विभाजित होकर के और एक पूरे जाल का निर्माण करती है जिसे हम पेरीट्यूबुलर नेटवर्क या पेरीट्यूबुलर जाल कहा जाता है। यह जाल मिलकर के ही किसका निर्माण करता है, वासा रेक्टा का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से वासा रेक्टा का निर्माण हो जाएगा। और ये जो पहला भाग है मेलपिंगिका, इसका मुख्य कार्य होता है निस्यंदन का कार्य, यानी अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है, वह कार्य मेलपिंगिकाएं के द्वारा किया जाएगा। मेलपिंगिकाएं होता है वह आगे गिरवा भाग में खुलेगा और गिरवा होती है वह किससे बनी होती है, रोमाभी उपकला से निर्मित होती है। फिर समीपस्थ कुंडलित नलिका में खुलेगी और समीपस्थ कुंडलित नलिका होती है ये लंबी कुंडलित और मोटी भित्तियुक्त संरचना होती है जिसके आंतरिक उपकला होती है वह सरल घनाकार उपकला होती है और इस घनाकार उपकला में बहुत सारे सूक्ष्मांकुर पाए जाते हैं, बुर्स बर्ड का निर्माण करते हैं जिसके फलस्वरूप अवशोषणकारी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। फिर हेनले के लूप के बारे में आपको ध्यान रखना है, तो हेनले का लूपों का यू आकार की संरचना होती है या हेयर पिन के समान संरचना होती है जो 2 भागों में व्यक्त होती है, अवरोही और आरोही। अवरोही होगा सरल सल की उपकला से बनी होती है आंतरिक संरचना, जबकि आरोही होगा उसके अंदर सरल घनाकार उपकला उपस्थित होती है। फिर उसके बाद में हेनले का लूप होगा दूरस्थ कुंडलित नलिका में खुलता है। दूरस्थ कुंडलित नलिका उसकी उपकला कैसी, सरल घनाकार उपकला होती है और ये भी कुंडलित नलिका नुमा संरचना होती है जो कि संग्राहक नलिका में खुलती है। संग्राहक नलिका होगी ये बहुत सारी, आप ध्यान देंगे तो दूरस्थ कुंडलित नलिका है वो संग्राहक नलिका में आकर खुलती है। संग्राहक नलिका होगी वह आगे जाकर के और बहुत सारी संग्राहक नलिकाएं होगी वो मेडुलरी जो पिरामिड होता है उस पिरामिड भाग के अंदर मिलकर के और बेलेनाई की वाहिनी का निर्माण करते हैं, डक्ट ऑफ बेलेनाई का निर्माण करते हैं। और डक्ट ऑफ बेलेनाई होती है वह माइनर कैलिक्स में खुलेगी, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स में खुलेगा और मेजर कैलिक्स होगा वह आगे जाकर पेल्विस या श्रोणी भाग में और श्रोणी होगा उससे मूत्रवाहिनी बाहर की ओर निकल करके और मूत्राशय की ओर जाती है। तो ये इस प्रकार से हमें ध्यान रखना है किसके बारे में, नेफ्रॉन्स की संरचना के बारे में। अगली क्लास के हम पढ़ेंगे मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।